बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं मतीउल्लाह जान MJ TV। हम आज तीन मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो सुहेल खान आफरीदी की जेल मुलाकात और उनकी पिटिशन क्या है, और इसके अलावा माजी में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जब जेल में थे उनकी और इमरान खान की मुलाकातों का क्या सीन और पस मंज़र रहा है, दिलचस्प हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। और दूसरा हमारा दूसरी मौजू बड़ी खबर है, बड़ी खबर क्या बल्कि एक बड़ा वाकया जिसको आज तकरीबन 18 साल गुजर चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कराची कारसाज वाकया, जो 18 अक्टूबर को अभी तकरीबन 18 साल उसको पूरे हुए हैं। ये बात है 2007 की। 18 अक्टूबर कराची कारसाज के मुकाम पे बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अजीम शान काफिला था जो कि एयरपोर्ट से कराची की सिमत में आ रहा था, और बेनज़ीर भुट्टो एक तवील अरसे की जलावतनी के बाद पाकिस्तान आई थी। और खुशकिस्मती से हम भी वहाँ मौजूद थे। मैं उस वक्त राइटर्स टेलीविज़न में था और राइटर्स के लिए इस्लामाबाद से खसूसी तौर पे कराची गया। सुबह से हम उस ट्रक के साथ चलते रहे जहाँ पे दो खुदकुश हमले हुए और इन खुदकुश हमलों से पहले शायद अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी देनी थी कि वहाँ से हम होटल की तरफ रवाना हुए, मगर फिर बहुत जल्द वापस आना पड़ा। ये क्या मामला था, इस पे भी बात करेंगे। तीसरा हमारा मौजू होगा ये 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से कल दोबारा समाअत होने जा रही है, और ये जो मुद्दा है, ऐसे लगता है कि इस हफ्ते कम से कम ये तय हो जाएगा कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केसेस कौन सुनेगा। फिर 27वीं आईनी तरमीम का अलम भी बुलंद कर दिया है। एहसन भून जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का, जिनके ग्रुप ने इलेक्शन जीता, तो उस विक्ट्री स्पीच में ही एहसन भून ने ये ऐलान कर दिया। उस पर भी हम बात करेंगे कि वो ऐलान क्या था, क्या मुहर्रकात हैं और कौन कहाँ पे खड़ा है। सबसे पहले हम शुरू सोहेल करते हैं आफरीदी के सुहेल हवाले से। आफरीदी से। सुहेल खान आफरीदी ने पहले तो एक लेटर लिखा महकमा दाखिला पंजाब को, सेक्रेटरी दाखिला को, फिर प्राइम मिनिस्टर से उनकी बात हुई, फिर वो अडियाला जेल के बाहर आए, लेकिन उनकी मुलाकात ना हो सकी। फिर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की और एक सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के नाम एक दरखास्त जब उन्होंने लिखी, खत लिखा उनके नाम। अब मामला ये है कि कल के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। पहले तो आप इस पे बताएं कि पहले उन्होंने कितने दरवाजे खटखटा दिए हैं, 3 दिन हुए हैं उनको वज़ीर आला बने हुए, कि एक मुलाकात मेरी जो है वो अरेंज करवा दें। तो क्या लगता है आपको, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एग्जीक्यूटिव, हुकूमत पंजाब, मरकजी हुकूमत, वज़ीर आज़म कोई मुलाकात करवाएगा? इस मुलाकात के पीछे तो इतनी बड़ी मीटिंग सुहेल खान अफरीदी ने छोड़ दी। पहले तो आप ये बताएं कि उनकी इस दरख्वास्त की समाअत कौन जजेस कर रहे हैं? जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जो 6 से अलग हुए थे, 6 जजेस से, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता और उस चल पे गया होगा। ऑब्जेक्शन भी लगा हुआ है। उस पर ऑब्जेक्शन भी लगा है। दूसरी बात यह कि देखें, ये मुलाकात तो एक बुनियादी हक है सोहेल खान आफरीदी का, चाहे वो वज़ीर आला हैं या नहीं हैं। मगर मेरा हमेशा से ये एक असूल रहा है, असूल कह लें, कि जब एक सूबाई हुकूमत का वज़ीर आला जब वफाकी हुकूमत से ताउन मांगता है, चाहे वो किसी भी मामले पर हो, तो उस वफाकी हुकूमत को बतौर हुकूमत उसका जवाब देना चाहिए। आपने कहा कि शहबाज शरीफ ने फ़ोन पे उनको जब मुबारकबाद दी तो सुहेल आफरीदी ने कहा कि मेरी आप मुलाकात ही करवा दें, आप बतौर वज़ीर आज़म इतना हमारा एहतराम कर रहे हैं, कर्टसी, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के फ़ोन करके मुबारक दे रहे हैं, बावजूद इसके कि इससे एक दिन पहले आप कहते रहे कि हम नहीं बनने देंगे आपको वज़ीर आला, तो मेहरबानी करके अडियाला जेल की मुलाकात करवा दें। अब देखिए साकिब, अगर कोई और वज़ीर आज़म होता शहबाज शरीफ की जगह, तो वो सुहेल आफरीदी को कहता कि वज़ीर आला साहब आप एक सेकंड होल्ड करें। दूसरी इंटरकॉम के ऊपर वो फ़ोन उठाते और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कहते, मोहसिन मेरे साथ दूसरी लाइन पर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा हैं सुहेल आफरीदी, और बतौर वज़ीर आला उन्होंने वफाकी हुकूमत से ये रिक्वेस्ट की है कि इनकी मुलाकात अडियाला जेल में करवाएं। तो मोहसिन नकवी साहब आप ऐसा करें कि आज शाम को जो है सुहेल आफरीदी साहब की मुलाकात अडियाला जेल में करवाएं। ठीक है, बतौर प्राइम मिनिस्टर वो ऑर्डर देते। उन्होंने क्या कहा, बकौल सुहेल आफरीदी के, ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि मैं पूछ के बताता हूँ। अब भाई किससे पूछ के बताते हैं? आप वजीर आजम हैं पाकिस्तान के, किससे क्या क्या पूछ के बताएंगे और करेंगे?
तो अब इसके बाद होना तो ये चाहिए था आईनी तौर पे और कानूनी तौर पे। मैं समझता हूँ कि पहला जो खत भी लिखवाया गया चीफ जस्टिस को, बल्कि पंजाब इंटीरियर सेक्रेटरी जी को और वफाकी गवर्नमेंट को भी जी जी उन्होंने वफाकी गवर्नमेंट को भी खत सेक्रेटरी लिखा, इंटीरियर। सेक्रेटरी इंटीरियर को लिखा, वो एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने लिखा। हम्म, जब आप एडवोकेट जनरल के जरिए वफाकी हुकूमत को, पंजाब हुकूमत को खत लिख रहे हैं, तो इसका मतलब है एक सूबा दूसरे सूबे और वफाकी हुकूमत से बतौर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ये अगर वफाकी हुकूमत या पंजाब गवर्नमेंट उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, ताउन नहीं कर रही, तो ये एक डिस्प्यूट है। बिल्कुल ठीक। और आइन के आर्टिकल 184(3) का तो हमने बड़ा जिक्र सुना है, जी लेकिन आइन का आर्टिकल 184(1) भी है। ठीक है। उसमें ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है उसमें दो सूबों के दरमियान और सूबे और वफाक के दरमियान अगर कोई तनाज़ा होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें मुदाखलत कर सकती है, उसमें वो सो मोटो भी ले सकती है और किसी एक सूबे की दरख्वास्त के ऊपर भी एक्शन ले सकती है और उसके ऊपर एक डिक्लेरेटरी जजमेंट दे सकती है। ठीक ठीक है। तो मैं समझता हूँ ये डिस्प्यूट था और सोहेल अफरीदी साहब को, एडवोकेट जनरल साहब को दोबारा एक पटिशन डलवानी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट में। बहरहाल उन्होंने नहीं की, वो रिट जुरिस्डिक्शन में पहुंच गए। ये वो रिट जुरिस्डिक्शन है जिसमें आप सहाफ़ी और दूसरे सियासतदान भी दरख्वास्तें डालते रहे हाई कोर्ट में कि हमें जी अडयाला जेल में मुलाकात करवाई जाए, यही है ना। जी जी। तो मुझे ये लगता है कि अब सोहेल अफरीदी जो है बतौर एक शहरी, बतौर एक सियासी कारकुन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और ख़ास तौर पे जस्टिस अरबाब ताहिर के रहम करम पर हैं। और मुझे नहीं लगता कि जस्टिस अरबाब ताहिर जो है उनको कोई रिलीफ देंगे। हो सकता है जस्टिस अरबाब ताहिर को कुछ ख्याल आ जाए, मगर एक बात बड़ी अहम है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर ये केस होता तो सबसे बड़ा मसला यही था कि एक सूबे का नया वजीर आला है, वो वफाकी काबीना नहीं बना पा रहा। चाहे इमरान खान एक मुजरम है, सजा याफ्ता है, जो भी है, नवाज शरीफ भी इस पोजीशन में रहा है, लेकिन वो भी जेल में होते हुए मशावरत के साथ उनकी पार्टी फैसले करती रही है। अब विफाकी हुकूमत को इससे कोई गर्ज नहीं होना चाहिए कि सोहेल अफरीदी किससे क्या मशवरे लेता है। जी 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 ठीक है। आपको सर ये होना चाहिए कि वज़ीर आला है या दरख्वास्त कर रहा है और वो कह भी रहा है पब्लिकली कि भाई काबीना भी बननी है, हमारी हुकूमत बननी है, मुलाकात होगी तो होगा। तो एक सूबाई काबीना इस वजह से नहीं बन पा रही कि जनाब वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत वो है उसको वो अपनी अना में आ गए कि भाई हम नहीं मिलने देंगे। तो अच्छा, इसमें मुझे नहीं लगता कि हाई कोर्ट से कोई ना रिलीफ मिलेगी। हो सकता है अरबाब ताहिर साहब हाई कोर्ट की इंडिपेंडेंस को साबित करने के लिए ये एक छोटा सा सबूत जो है वो क्रिएट कर लें। अच्छा, एक जो सवाल उठाया जाता है वफाकी हुकूमत के जो वज़रा हैं उनकी जानिब से कि एक सजा याफ्ता शख्स से ये वज़ीर आला क्यों मिलना चाहता है। तो आज मैंने वैसे कोशिश की कि 2018 में नवाज शरीफ साहब को एवनफील्ड रेफरेंस में 6 जुलाई को जब वो उन्होंने 13 जुलाई को मेरे ख्याल में उन्होंने गिरफ्तारी दी थी, 6 जुलाई को सजाएं हुई थी। फिर अल अज़ीज़िया रेफरेंस में उनको 24 दिसंबर 2018 को सजाएं हुई थी। तो जब वो सजा याफ्ता थे, पहले अडयाला जेल में थे, फिर वो थे कोटलाखपत जेल में। तो उस वक़्त के जो अखबारात थे, जो अडयाला जेल या कोटलाखपत जेल सहाफ़ी कवर करते रहे हैं, उनकी कोई खबरें मैंने निकाली हैं 6-7 वो जब एग्ज़ाम्पल के लिए। तो वो नाज़रीन के सामने रखना जो है बहुत ज़रूरी है, बड़े दिलचस्प हक़ाइक़ हैं। इसमें जो एवनफील्ड रेफरेंस है, उस रेफरेंस में जब नवाज शरीफ साहब को सज़ा हो चुकी थी, तो उस सज़ा के फ़ौरन बाद जो उनकी मुलाकातें हुई, उसके हवाले से ये लिखा गया है कि सुपरिटेंडेंट जेल के कमरे में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान 1.25 घंटा मुलाकात जारी रही और मुलाकात में अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, मौजूदा सूरत हाल, पंजाब हुकूमत साजी के लिए तफसीली जो है वो गुफ्तगू होती रही। उस वक़्त 25 जुलाई को इलेक्शंस हो चुके थे और तफसीली उनकी मुलाकात हुई, गुफ्तगू होती रही, हुकूमत साजी के लिए सारा कुछ होता रहा। और वो कहते हैं कि जो दिन 1:20 पर ये पहुंचे थे और 2.5 घंटे से ज़ायद मुलाकातें जारी रहीं और उनके जो लिस्ट है ना, उनके जो वज़रा थे, उनके सॉरी जो लीडरशिप थी, वो एक लंबी लिस्ट है। खुर्रम दस्तगीर थे, मोहम्मद ज़ुबैर साहब थे, सेनेटर चौधरी तनवीर खान, सायरा अफजल तारड़, और मतलब एक लंबी लिस्ट है। परवेज़ रशीद, वज़ीर इत्तलात जो थी उस वक़्त साबिक, मरियम औरंगज़ेब, ख्वाजा आसिफ, जो मुशाहिदुल्लाह खान, ये सारी एक लंबी लिस्ट है जिनकी एक दिन में इनकी पूरी लीडरशिप की उनकी सजा याफ्ता होते हुए मुलाकातें हुई। फिर आगे चलकर एक और जो दिन इनका मुलाकात के लिए मुकर्रर था
उसमें भी उनकी जो मुलाकात हुई उसमें पूरी उन्होंने अपनी डायरेक्शन दी, जो पॉलिटिकल जो आगे वो करना चाह रहे हैं कुछ ना कुछ वो हुई। फिर उसके बाद तीसरी जो हमने निकाली उसमें भी एक इसमें लिखा गया है कि फहरिस्त के मुताबिक 134 जो नवाज शरीफ से मुलाकाती थे, मरियम नवाज से 21 और कैप्टन अतायर सफ्दर से 7 ने मुलाकात जो है वो करनी थी। इसमें मैक्सिमम जो लोग थे उनकी मुलाकात करवाई गई, जो उनकी पार्टी लीडरशिप थी। फिर जब कोट लखपत जेल जो है वो नवाज शरीफ साहब चले गए। अच्छा, इसमें उनके जो खाने का मामला था, अच्छा खाने के मामले में ना मेरा बड़ा क्लियर व्यू है। नवाज शरीफ साहब हों या इमरान खान साहब हों, नवाज शरीफ साहब का खाना बाहर से जाता रहा है, वो जारी सी बात है। मतलब नवाज शरीफ साहब पूरी फैमिली, एक पूरा उनका 50 साल का एक बैकग्राउंड है उनकी फैमिली का, तो वो अब खाना जो भी पसंद करते होंगे वो खाते होंगे। इसी तरह खाते पीते घराने से इसी तरह इमरान खान साहब हैं, वो उनकी फैमिली पे करती है और उनकी मर्जी का मेन्यू होता है, सारी चीजें उनको अवेलेबल होती हैं। मतलब ये फर्क करना कि फलां कम ज्यादा, मेरा नहीं ख्याल, इस पे बात करने की भी जरूरत है। इसमें काफी चीजें उन्होंने जिक्र भी की हुई है। साकिब साहब, वो जो असल बात थी ना कि हुकूमत साजी में क्या एक सजा याफ्ता बंदा जो है कोई इनपुट दे सकता है, मेरे ख्याल में इसका हुकूमत से इसका कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। हुकूमत को सिर्फ ये देखना चाहिए कि एक वजीर आला है, वो अडियाला जेल में अपने एक सियासतदान, अपने बानी पार्टी से, बानी पार्टी का जो होता है वो आईनी और कानूनी तौर पे आप किसी से छीन नहीं सकते, ठीक है। नवाज शरीफ को भी इन्होंने अपना रहबर और रहनुमा बना दिया था, रहबर कह दिया था एक जगह, जब कायद बना दिया था। तो चाहे वो हुकूमत में पार्टी या अपोजिशन में, अगर वो मुशावरत कर रही है और वो अगर मुशावरत से अपोजिशन में होते हुए इलेक्शन लड़ा सकती है लोगों को, अगर इमरान खान के दिए हुए नाम वज़ीर आला बन सकता है, तो आप अब भागते चोर की लंगोटी से या खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वज़ीर आला बनने से तो आप रोक नहीं सके, आप सूबाई वज़रा को बनने से आप रुकावटें डाल रहे हैं। मेरे ख्याल में ये ऐसा नहीं होना चाहिए और इसके अंदर हुकूमत को, वज़ीर आज़म को ये कर्टसी तब होती कि वो उसी वक्त, जैसा मैंने पहले कहा, फोन को होल्ड करवाते भाई जाए मुलाकात करे। तो वैसे आप ये बताएं ना कि हाई कोर्ट में अब क्या होने जा रहे हैं। हाई कोर्ट में मुझे नहीं लगता कि कोई रिलीफ मिलेगा। उसमें एक और चीज़ भी है ना कि ये इन्होंने एक लार्जर बेंच बनाया था जिसने 24 मार्च 2024 को एक ऑर्डर किया था, जिस ऑर्डर की सरेआम खिलाफ वर्जी अडियाला जेल के हुकाम कर रहे हैं, क्योंकि वो म्यूचुअल ऑर्डर था कि सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल और पीटीआई के जो उनकी एक कमेटी थी उसके दरमियान म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का ऑर्डर था, ऐसा नहीं कोर्ट का ऑर्डर। और वो सरदार इजाज़त नहीं, वो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब और जस्टिस आजम खान थे या कौन थे, तो ये 3 जजेस ने ऑर्डर किया था। और पिछले दिनों आपने वो सुना होगा, सलमान अकरम राजा भी ये बात कर रहे थे, और ये हकीकत है कि जुमरात की तयशुदा मुलाकात आज तक नहीं कराई गई। फिर उस पे कंटेम्प्ट पिटीशन भी फाइल हुई, और आज तक उसकी समाअत नहीं हुई। मतलब 8 महीने हो गए हैं। और सूरत हाल ये है कि जब भी इस किस्म की जो दरखास्त आती है, मुझे ऐसे लगता है कल भी यही होगा कि इस किस्म की जब कोई दरखास्त आती है, वो कहते हैं जी ये मुलाकातों के केस तो वो बेंच सुन रहा है ना, लार्जर बेंच। अच्छा, लार्जर बेंच की 24 मार्च के बाद समाअत ही नहीं हुई, सारे केस उधर भेज देते हैं। इससे कबल भी अली अमीन गंडापुर भी आए थे, 2-3 और भी मुलाकातों के ऑर्डर्स आए, अरबाब ताहिर साहब ने भी, इनाम अमीन मिनाज साहब ने भी सुने। ये मैं बात कर रहा हूँ जून जुलाई की। तो उसमें उन्होंने कहा जी वो तो लार्जर बेंच सुनता है, तो हम चीफ जस्टिस को फाइल भेज देते हैं। वो चीफ जस्टिस के पास फाइल जाती है, पता नहीं वहां पता नहीं कहाँ रह जाती है। अच्छा, कल जो केस लगा है ना, कल जो केस लगा है जस्टिस अरबाब ताहिर के सामने, इसमें तो रजिस्ट्रार ने कोई एतराजात भी लगाए हुए हैं। वो क्या एतराजात है? मेरे ख्याल में यही एतराज है कि वो तो जो मुलाकातों का पहले ही शेड्यूल मौजूद है, आप नाम देख सकते हैं, अदालती ऑर्डर मौजूद है, और ये इसका अमल दरामद मौजूद नहीं है। अदालती ऑर्डर मौजूद है, तो उस पे आप जो है वो नाम दे सकते हैं। फिर तो इन अदालतों को भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आइन में हर चीज मौजूद है। तो इस किस्म के, मतलब मैं समझता हूं, मुझे याद आ गया, वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस शकील अहमद, उन्होंने भी हाल ही में जो अपना एक नोट जारी किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो जजेस का जो खत है 6 जजेस का, उसमें जो इल्जामात लगाए गए हैं, वो मैं इसलिए नहीं बिलीव करता क्योंकि आइन के मुताबिक तो खुफिया एजेंसियों का कोई किरदार नहीं होता अदालती मामलात में। जब आइन में हर चीज मौजूद है, तो फिर आप किस बात के 26 लाख रुपए तनख्वाह लेने पर अदालतें बंद कर दें? हर चीज आइन में मौजूद जो है। तो ये बड़ा अफसोस की बात है। और हाई कोर्ट जो है, जस्टिस डोगर जो है, अपने दिए हुए उनका ऑर्डर पे अगर अमल नहीं हो रहा और वो कंटेम्प्ट पिटीशन ही लगा दें, होना तो ये चाहिए था ना कि उन कंटेम्प्ट पिटीशनों को भी जस्टिस अरबाब ताहिर के सामने लगा, या फिर वो लार्जर बेंच बैठता
लार्जर बैंड इस पिटीशन को सुनते, डिसमिस कर देते। अब होगा क्या, कहते हो बनती सकता है नहीं। कल जस्टिस बाबता कहें कि ये मामला तो लार्जर बेंच के सामने लगा दें कंडेम के साथ, नहीं फिर वो तारीख ही नहीं नहीं मिलेगी। नहीं, मुझे लगता ही ये है कि इस किस्म का ही ऑर्डर आने के इम्कानात जो है मौजूद हैं। देखेंगे कि वो अब किस रुख पे जाते हैं। फिर जैसे याह्या अफरीदी साहब, तो मेरे ख्याल में उन्होंने जो है वो अब वो क्या करेंगे लेटर का? वो जो लेटर याह्या अफरीदी साहब को लिखा है एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने सोहेल खान अफरीदी की तरफ से, उसका कोई क्या करेंगे? वो आपको याद है कि वो जब राना सनाउल्लाह से मुतल्लिक केस बना था, तो वो जो शहरयार अफरीदी थे, जी जो जी वजीर नारकोटिक्स थे, तो जी उन्होंने ये कहा था कि जान अल्लाह को देनी देनी है। है। तो मुझे लगता है कि ये हुकूमत और ये नून लीग जो है ये भूल गई है कि इन्होंने भी जाना फिर अडियाला जेल में है। तो इनको जो है ना, इनको ये भूलना नहीं चाहिए। ये मतलब कि नहीं, इख्तदार और इख्तियार का जो नशा है, अगरचे इख्तियार वगैरह कोई नहीं है, हाँ, लेकिन फिर भी वो एक नशा तो है ना, कि हमारे हम जो है वो पता नहीं हुकूमत में है, तो उस नशे में ये जो मौजूदा हाइब्रिड हुकूमत का जो नशा होता है ना, वो वैसा ही होता है जैसे एक बंदा कोई अपने आप को हवा में उड़ता महसूस कर रहा होता वो कहीं नहीं है, वो एक नाले के पुल के नीचे बैठा होता है। वो अपने आप को जहाज, ये जहाज वो समझ रहा होता है वो जहाज है। तो बस ये जहाज फिर आपको पता है, लेकिन जहाज गिर भी जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कारसाज वाकया जी, ये क्या था, कब हुआ, कैसे हुआ, आप वहां पे क्या थे, क्या मंजर आपने देखें, देखा था? अक्टूबर 2007 बेनज़ीर भुट्टो तवील जलावतनी के बाद पाकिस्तान वापस आ रही थी। जनरल मुशर्रफ का दौर था। हमारे एक साथी सहाफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट एजाज सैयद ने एक बहुत बड़ी खबर उन्होंने दी जियो टेलीविज़न पे भी। ये खबर उस वक्त शायद जियो टेलीविज़न की नहीं थी, वो उस वक्त थे डेली टाइम्स में। ठीक, डेली टाइम्स में थे एजाज सैयद, उन्होंने एक बड़ी खबर दी थी और उन्होंने ये बताया था कि जो तालिबान तहरीक तालिबान है, उनके जो लीडर हैं मसूद, वो जो थे बैतुल्लाह मसूद, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि बेनज़ीर भुट्टो अगर वापस आएंगी तो हम उनका इस्तकबाल करेंगे। तो उसका मतलब वाज़ेह था कि हम फिर हमले करेंगे, और उस दौर में हमलों से मुराद खुदकुश हमले ही होते थे। और बेनज़ीर भुट्टो की तरफ से भी अमेरिका से आने से पहले ये कहा गया था, और ये मैं नजम सेठी साहब को ही सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि मैं जब वापस जाऊंगी तो मैं जो है तालिबान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करूंगी। तो उस बयान के बाद फिर तालिबान का ये रद्द अमल आया था। तो एजाज सैयद की ये बड़ी स्टोरी थी। और फिर नजम सेठी साहब ने भी बताया कि बेनज़ीर भुट्टो ने अमेरिका से भी सिक्योरिटी मांगी थी। मेरे ख्याल में अमेरिका और जनरल मुशर्रफ के बीच बात हुई थी, और इस सिक्योरिटी के हवाले से अमेरिका ने कहा हम तो तैयार हैं, लेकिन जनरल मुशर्रफ नहीं माने थे। उन्होंने कहा कि वो आ जाएं वापस, लेकिन फिर जो है ना सिक्योरिटी हमारी होगी, ये जनरल मुशर्रफ ने कहा था। तो जब वो बेनज़ीर भुट्टो आई तो मैं बतौर एक जर्नलिस्ट मैं रॉयटर्स टेलीविज़न के लिए काम कर रहा था, इस्लामाबाद बेस्ड था। मुझे स्पेशली भेजा गया कारसाज में बेनज़ीर भुट्टो की वापसी को कवर करने के लिए। मैं वहाँ पे कारसाज एक जगह है कराची में, कारसाज एक जगह है, रास्ते में आती है, एयरपोर्ट से निकलते हैं जब मेन कराची की तरफ आते हुए शाह फैसल रोड पे एक इंडस्ट्रियल एरिया है। और वहाँ से जब सुबह सवेरे हम पहुंच गए एयरपोर्ट, बेनज़ीर भुट्टो उतरी और हम सारी रात सो नहीं सके उधर। मैं बहुत ही थका हुआ था, उनके साथ चल के जब शाह फैसल पे हम आगे गए, कुछ चंद किलोमीटर के बाद मेरी तो बिल्कुल जवाब देगी हालत। तो मैंने फिर किसी से मोटरसाइकिल वाले को ढूंढा, क्योंकि उधर तो ट्रैफिक ऐसी बंद थी, सिक्योरिटी इतनी टाइट थी। सारा दिन उस ट्रक के साथ हम चलते रहे जो बेनज़ीर भुट्टो का ट्रक था। तो फिर किसी मोटरसाइकिल वाले से लिफ्ट ली, साइड पे जाके कहीं से बड़ी मुश्किल से निकल के आगे गए काफले से, और मैं अपने उस होटल में जाके अभी बेड पे मैं ऐसे गिरा ही था, तो अचानक सामने वो टीवी मैंने ऑन की, मैं हैबिट थी मैंने कहा ऑन रखूं, तो इतना थका हुआ था, मैं गिरा ही था, तो सामने टिकर चल रहा था कि 3 जख्मी, सिर्फ इतना 3 जख्मी रेड टिकर पे, और एक थोड़ी सी आग लगी हुई, और लाइव चल रहा था वो, मेरे ख्याल में आज टीवी थी। फिर अचानक मेरे देखी जो है वो अचानक दोबारा एक धमाका सा नजर आया स्क्रीन पे, और साथ ही जो है फिर वो ब्रेकिंग चलना शुरू हो गई, दूसरा धमाका हो गया। जब मैंने वो देखा और फिर मैं वहां से भागा, फिर तो मेरी नींद भी उड़ गई। बड़ी मुश्किल से मैं उस जगह पे पहुंचा, क्योंकि सब कुछ ब्लॉक हो चुका था। और जब मैं पहुंचा कितने 2-3 घंटों के बाद वहां पे, बड़ी मुश्किल से, तो वहां पे जो बेनज़ीर भुट्टो का ट्रक था वो साइड पे खड़ा किया हुआ था सिंध पुलिस ने, कराची पुलिस ने, और उस ट्रक के साथ खड़े होकर फिर मैंने रॉयटर्स के लिए एक अच्छा, जिस जगह ये ब्लास्ट हुआ था आप उसी जगह पे साथ साथ चल रहे थे? वो उससे पिछले वाले एरिया में मैं साथ चल रहा था।
और उस दौरान हम बार बार कभी ट्रक के आगे आते थे, बेनज़ीर को देखते थे, और ट्रक के ऊपर भी हम गए, हेलो अच्छा। हाय भी हुई, बात भी हुई रॉयटर्स के लिए, पीपल पार्टी के बहुत से लीडर से, फिर ट्रक से नीचे भी उतरे, फिर उसके साथ साथ चलते थे, और बीच बीच में से वो फिल्मिंग करते थे, कैमरामैन मेरे साथ थे रॉयटर्स के। तो बस किस्मत अच्छी थी कि शायद उस वक्त जो थे ना, वो जो जान निसार आने पीपल्स पार्टी थे, बेनज़ीर भुट्टो थे, बड़ी तादाद में उन्होंने स्पेशल टी शर्ट्स बनवाई हुई थी, वो इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा उन्होंने ट्रक को घेरे में लिया हुआ था एक, तो वो भी बड़ी तादाद में उनकी इसके जानें गई। बावजूद खुदकुश बमबार पहुंच गए। खुद कुछ बम्बार, फिर 150 ये कितनी है बताया उसकी? गया कि किसी ने बच्चा पकड़ाया बेनज़ीर भुट्टो को, और वो सिक्योरिटी वालों ने मना किया बेनज़ीर को, तो वो किस्मत अच्छी थी, जब पहला धमाका हुआ तो उसको अंदर ले गए बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को, और थोड़ी देर और बाद बुलेट प्रूफ था वो। बुलेट प्रूफ ट्रक था वो, थोड़ी देर बाद जब बेनज़ीर भुट्टो को निकालने की कोशिश हो रही थी तो उनको सिक्योरिटी वालों ने मना कर दिया कि दोबारा भी हो सकता है, तो वो तकरीबन ट्रक के पिछले दरवाजे से वो निकलते निकलते फिर जब वापस हुई तो उस वक्त दूसरा धमाका हुआ। मतलब दो सुसाइड है। आपको याद है लियाकत बाग में जिसमें बेनज़ीर जी भुट्टो जी। शहीद हुई थी, उसमें भी एक पिस्टल फायरिंग थी, पहले पिस्टल फायरिंग, वो वीडियो भी आ गई बाद में, जी जी। और फिर उसके बाद वो खुदकुश हमला खुदकुश। धमाका हुआ था जिसमें उनकी शहादत हो गई। तो उस वाक़े पे आने से पहले बेनज़ीर भुट्टो ने जो थे वो एक ईमेल भी लिखी अपने बहुत से दोस्तों को, जिसमें एक पीटर गालब्रेथ थे शायद, बेनज़ीर भुट्टो के जो बाहर के उनके एक प्रोफेसर थे उनके दोस्त, उनको लिखी, और चंद दीगर को, जिसमें उन्होंने जनरल मुशर्रफ, ब्रिगेडियर एजाज शाह और परवेज़ इलाही को जी शायद जी। उन्होंने काफी। नॉमिनेट किया, 3 लोगों को, कि अगर मुझे कुछ होता है, तो ये क्योंकि थ्रेट्स जिम्मेदार तो होंगे। थी, तो फिर ये लोग ज़िम्मेदार होंगे। और बाद में आपको याद है जब 27 दिसंबर उसी साल जब बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई तो जनरल मुशर्रफ को भी एक शरीक मुल्ज़िम उसमें बनाया गया था, और उसमें ये सब लोग भी शामिल थे, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में वो नॉमिनेट कर गई 3 लोगों को। बहरहाल ना तो कारसाज की आज तक इंक्वायरी हो सकी, बड़ी अफसोस की बात है। सिंध है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है उसके बाद 2008 से 13। 2008 से 13 तक। तो आप ये देखें कि 2 बड़े वाक़यात, कारसाज के भी पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत में हुआ, और सूबाई हुकूमत तो नहीं थी खैर, बाद में आ गई। बाद में आ गई थी, हम्म। लेकिन इन्वेस्टिगेट वो भी नहीं हो सका, और और फिर लियाकत बाग में जब शहीद होगी बीबी तो वो भी आज तक इन्वेस्टिगेट नहीं हो सका। हालांकि बल्कि इवन ये कहा जाता है कि वो लियाकत बाग वाकये से जुड़े हुए कुछ लोगों को बाद में टारगेट किलिंग भी उनकी होती रही किसी न किसी सूरत होती में। नहीं है। वो शहनशाह थे एक, जो हम्म। बेनज़ीर भुट्टो के पर्सनल उसमें सिक्योरिटी के उसमें रिंग में थे, और फिर उसके अलावा जो जिस तरीके से लियाकत बाग का जाए बकुआ धोया गया, स्कॉटलैंड यार्ड को बुलाया गया पहले कॉज ऑफ डेथ, सिर्फ कॉज ऑफ डेथ मालूम करने के लिए कि गोली से मरी है बेनज़ीर या फिर धमाके की धमक से, और लोहे के वो लीवर से वो टकराई है, जो गाड़ी का लीवर था जिससे वो बाहर खड़ी थी, तो सिर्फ वो मालूम कर लिए। फिर यूएन का प्रोब कमीशन आया, वो मुनरो साहब ने जो पूरा प्रोब किया, और उस पर उन्होंने किताब भी लिखी, और उस कमीशन की रिपोर्ट में बहुत सारे बातें सामने आई, इंकशाफात हुए। उसमें एक ये कि पाकिस्तानी इदारों पर भी इल्ज़ाम थे कि उन्होंने रुकावटें डाली हैं। रहमान मलिक साहब मरहूम का भी एक बड़ा पुरस्कार उनका बीच में किरदार, उसको भी उन्होंने पॉइंट आउट किया है। लेकिन यूएन प्रोब ने तो बुनियादी तौर पर यही कहा कि हमें तामुन नहीं मिला जो कि मिलना चाहिए था। मगर अफसोस इस बात का है कि बाद में सदर जरदारी की हुकूमत ने उस यूएन की प्रोब रिपोर्ट को मुस्तरद किया, और बल्कि रहमान मलिक साहब और यूएन को ये कहा इस हुकूमत ने कि भाई ये लोग अफगानिस्तान तो गए ही नहीं, खुद ही बुलवा के खुद ही सब कुछ करके। मुझे लगा अफसोस के साथ कि शायद जरदारी साहब की हुकूमत ने जो है एक प्रेशर बिल्ड किया, अपने 5 साल पूरे कर लिए। 5 साल पूरे कर लिए, तो वही पीपल्स पार्टी, वही जरदारी साहब की हुकूमत, पहले उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम की है, और अब 27वीं आईनी तरमीम की भी गूंज है, और 26वीं आईनी तरमीम की गर्द अभी बैठी नहीं है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि 27वीं आईनी तरमीम का जो है वो एहसन बोन साहब ने अपनी जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जब इलेक्शन जीते हैं, तो उस पर उन्होंने कहा जी हमने तो कहा था जी 27वीं आईनी तरमीम आईनी अदालत बनाए, 70 साल उम्र करें। अब पता नहीं कितने लोगों को वो अकोमोडेट करना चाहते हैं, किस किस को आईनी अदालत में भेजना चाहते हैं। तो इसमें एक तो 26वीं आईनी तरमीम का मुकदमा अभी पेंडिंग है, उसमें अभी बेसिक क्वेश्चन के सुनेगा कौन वो डिसाइड नहीं हो रहा। तो मेरा ख्याल में उसको भी ये मुतासिर करने वाली बात है कि तो 26वीं आईनी तरमीम को देख लो, अब तो 27वीं भी ला रहे हैं।
तो इसको एक तो 26वीं आईनी तरमीम और 27वीं आईनी तरमीम में एहसन भून और इनका किरदार और साथ पीपल्स पार्टी का किरदार, जिसने सानिया कारसाज देखा, बेनजीर भुट्टो की शहादत देखी, इससे पहले भुट्टो अदालती कत्ल उनका हुआ, सारा कुछ होने के बावजूद पीपल्स पार्टी आजकल कहाँ खड़ी है? खैर पीपल पार्टी का रोल तो आपने देख लिया। पीपल पार्टी ने बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद मैं समझता हूँ हमेशा इक़्तिदार की सियासत की है, और एक अच्छी बात यह थी कि उन्होंने कम से कम एस्टैब्लिशमेंट को दबाव में रख के बारगेन किया, ठीक। और एस्टैब्लिशमेंट और पीपल पार्टी के बीच कम से कम एक सीसा होता था। मगर अब शहबाज शरीफ की हुकूमत में तो वो सीसा वाला चक्कर ही नहीं है ना। अब तो टोटली वो सिविल मिलिट्री रिलेशन का जो हम बैलेंस की बात करते थे, अब तो वो बैलेंस वैलेंस तो सब फारग हो गया। अब तो सिर्फ मिलिट्री आप बात कर लें या एस्टैब्लिशमेंट का ही रूल है आप कह लें। तो मगर उस वक्त मुझे याद है कि प्रेस को भी रिलेटिवली बहुत फ्रीडम थी, और जुडिशरी की तो बिल्कुल थी, और ख़ास तौर पे इफ्तिखार चौधरी जैसी सुप्रीम कोर्ट जो थी उसको तो खूब जनरल कियानी के दौर में इस्तेमाल किया गया पीपल्स पार्टी की पॉलिटिकल गवर्नमेंट के खिलाफ ब्लैकमेल करने के लिए। जुडिशरी को सुओ मोटो का एक सैलाब था, आधी आधी रात को उठ के इफ्तिखार चौधरी साहब जो है ना सुओ मोटो करते थे। तो पीपल पार्टी ने जो है रेजिस्ट काफ़ी किया 2008 की गवर्नमेंट में, मगर फिर बारगेन भी किया। आपने देखा कि एबटाबाद ऑपरेशन जो हुआ उसमें भी पीपल्स पार्टी ने जो है वो कोई एज अ पॉलिटिकल गवर्नमेंट कोई इन्वेस्टिगेशन भी कराने को तैयार नहीं थे। बड़ी मुश्किल से कमीशन बनाया, वो कमीशन की रिपोर्ट भी आज तक पब्लिक नहीं हुई। तो बारगेनिंग बहुत की पीपल पार्टी ने, कंप्रोमाइज़ की, और मैं अब भी समझता हूँ कि 1988 में जब बेनज़ीर भुट्टो ज़िया-उल-हक के दौर में वापस आई थी और पहली खातून वज़ीर आज़म बन गई मुसलमान दुनिया की, उस वक्त जो 8वीं तरमीम पे पीपल पार्टी ने कंप्रोमाइज़ किया, उस कंप्रोमाइज़ का जो खमियाजा है वो हम आज तक भुगत रहे हैं। गो कि 8वीं तरमीम ख़त्म हो चुकी है, लेकिन 8वीं तरमीम का जो जिन है वो बार बार बोतल से बाहर आ जाता है। बाहर आ कभी जाता है। 17वीं तरमीम की शक्ल में, कभी 3 नवंबर के पीसीओ की शक्ल में, और कभी अब 26वीं तरमीम की शक्ल में, और अब आप देखेंगे 27वीं तरमीम। और पीपल पार्टी जो है उसने वो तमाम जो वैल्यूज़ थी जो कि पीपल पार्टी ने जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में जिनको अपना झंडा बनाया था, उन वैल्यूज़ का सौदा किया है। और अब भी इसकी एक वजह तो ये भी हो सकती है इफ्तिखार चौधरी ने उनको इतना डसा है पीपल पार्टी को कि वो अब जुडिशरी से नफरत करते हैं। और उसकी नफरत की सबसे बड़ी वो वजह अदालती कत्ल भी है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का इस अध्ययन और जो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में तस्लीम भी कर तो, लिया। मगर मेरे ख्याल में ये नफरत जो है इदारों से नहीं होनी चाहिए। आप कितनी बार हुकूमत में आए हैं, आप बिलावल भुट्टो को देखें, बात ऐसे करते हैं कि अदालती कत्ल हुआ और फिर इफ्तिखार चौधरी ने हमारे साथ ये किया। तो भाई जब आप हुकूमत में होते हैं तो आपने अदालती कातलों को जो जिन्होंने कत्ल किया था उनके खिलाफ क्या किया, आपने ज़िया-उल-हक के खिलाफ क्या किया, आपने मुशर्रफ के खिलाफ ट्रायल नहीं किया आपने। ठीक है, बातें आप करते हैं कि जैसे आपसे बड़ा मुकाबला करने वाला कोई नहीं है डिक्टेटरों का। तो जब इक़्तिदार में होते हैं तो हर चीज़ पे आप कंप्रोमाइज कर लेते हैं। तो अभी भी देख ले, मैं समझता हूँ पीपल पार्टी का रोल जो 26वीं आईनी तरमीम में रहा है ये, और उसमें भी वो जो बात करते हैं 26वीं आईनी तरमीम में बिलावल साहब ने बड़े क्रेडिट भी लिए। तो इसमें अब फर्दर जो एहसन भून साहब ने बात की है 27वीं तरमीम, 26वीं तरमीम का मुकदमा अभी लगा हुआ है, उसको कितना मुतासर करेगा? 27वीं तरमीम इनको क्यों चढ़ी हुई है? देखें जी, ये तो इनकी ब्रेकें फेल हो गई हैं। अच्छा। क्योंकि इनको जस्टिस अमीनुद्दीन खान के आईनी बेंच ने 2 ताई अक्सरियत दे दी है। तो जब आपको 2 ताई अक्सरियत मिल जाए तो फिर आपकी ब्रेकें फेल हो जाती हैं, और फिर जब आपकी ब्रेकें फेल हो जाए ना तो फिर आपको पता नहीं चलता, फिर आप खुद नहीं रुकते, फिर अचानक ही ट्रेन रुकती है। और वो कैसे रुकती है? अब ये जो एहसन भून साहब ने बात की है, आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन से पहले एहसन भून साहब इतनी यानी कि बढ़ के नहीं मारते थे 27वीं तरमीम की। वो समझते थे कि शायद इससे उनका इलेक्शन डैमेज होगा। लेकिन जो ही सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन हुआ है तो कैसे खुल के सामने आए एकदम। वो आपने लिखा था बिल्ली थैले से बाहर आ गई शायद और उससे पहले हारून रशीद साहब जो लाए गए सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि ये अवामी जजेस आ गए। आप अंदाजा लगाएं, अवामी जजेस आ गए और सियासतदान सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट, हमने तो सुना था कि ये आईनी जजेस हैं, लेकिन ये अब अवामी जजेस आ गए हैं। नहीं, इससे फिर जो हारून रशीद साहब हैं उनका भी कैलिबर भी नजर आता है माशाल्लाह से। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ये हमारी बड़ी बदकिस्मती सदर हैं, चाहे हारून रशीद हैं चाहे चौधरी एहसन भून हैं। इनको हमने किसी बड़े आईनी मुकदमे में आइन और कानून की शिकों की तशरीह करते नहीं सुना। ये सारे यूनियन लीडर हैं, ठीक है। इनका प्रैक्टिस ज्यादा जो है ना, मैं समझता हूँ कि इनकी महारत
जो है इनके अख्तियार में है। जुडिशल कमीशन में बैठ के जो जी जी एहसन बून साहब का जो वकालत है उसको 4 चांद अगर लगे तो ये वजह नहीं है कि वो कोई आईनी तशरीह के माहिर हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस करते हैं। उसकी वजह यह है कि वो जुडिशल कमीशन में, जी जी और जुडिशल कमीशन में अगर कोई बंदा जो है वो जब हाई कोर्ट के किसी जज के सामने पेश होता है तो वो फिर हाई कोर्ट के जज भी देखता है कि यार बिल्कुल, कोई ना कोई रिलीफ तो मिलनी चाहिए, कम से कम केस ही जल्दी लगा दें तो ये भी बड़ी रिलीफ ये होती भी है। बड़ी रिलीफ होती है। फिर और स्टे अपनी ऑर्डर मिल जाए, स्टे ऑर्डर, बाद में फैसला जो मर्जी हो। फिर अगर लाहौर हाई कोर्ट में 12 जज लगने हैं तो उसमें अपना हिस्सा बकदरे जुस्सा भी लिया जाता है। सिंध हाई कोर्ट, बलोचिस्तान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस की तैनाती, आईनी बेंचेस, हर जगह पे देखें एक हिस्सा बकदरे जुस्सा जो चलता है। मुझे यही मुझे तो जुल्म है। मुझे यही लग रहा है कि ये फुल कोर्ट का जो फैसला अब 26वीं यानी तरमीम में कल से इसकी समाअत शुरू हो रही जी है, जी, ये इतनी आसानी से और इतनी जल्दी नहीं होगा। और जैसा अमीनुद्दीन खान जो है वो 30 शायद नवंबर उनका आखिरी दिन है। आखिरी दिन है, लेकिन और 30 नवंबर से पहले 27वीं तरमीम आ गई आ गई तो तो वो वो हो तो सकता 70 है, साल हो सकता है कि वो फिर आईनी बेंच में वो आईनी आईनी अदालत कोर्ट आईनी अदालत में चीफ जस्टिस लग आईनी जाए अदालत लगा दी। अमीनुद्दीन खान साहब। वैसे एक बात जो है मेरे ख्याल में ये माननी पड़ेगी कि जब से वो आईनी बेंच के सरबराह बने हैं उन्हें हुकूमत को मायूस नहीं किया। मतलब ये कोई बात है, केस भी आप उठा के देखें ना, वो गवर्नमेंट जो है बड़ी खुश है कि बड़े मुझे बड़े केस हैं, बड़े बड़े मुश्किल केस है, उसमें उन्होंने लेकिन बिल्कुल जनाब। आपको हैरत होगी कि जैसे अमीनुद्दीन खान ने जो 1-2 केस डिसीजन लिए हैं जो सामने आए हैं, जी उनमें उनकी अंग्रेजी भी बड़ी गैर जी जी, मुतवक्का तौर पे खुल के जबर सामने आई अच्छी है। हो गई है, और बड़ी अच्छी अंग्रेजी है। लॉजिक और मंतक और रीजनिंग और लॉ और केस लॉ की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन अंग्रेजी कुछ बेहतर लगती है मुझे। और मेरे ख्याल में ये 27वीं तरमीम से पहले 26वीं का फैसला नहीं होने वाला, क्योंकि 26 लेकिन अगर के ना हो तो फिर जुल्म होगा। देखिए अगर ना हो तो इसका मतलब ये है कि आईनी बेंच ने हुकूमत को एक फैसिलिटेट किया है नहीं, एक 27वीं तरमीम में। फैसिलिटेशन तो ये भी है ना कि अक्टूबर 2024 में ही, अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में दरखास्तें तो आ गई थी। इन्होंने नवंबर में नहीं लगाई, दिसंबर में नहीं लगाई, फिर 8 माह नहीं लगाई और फरवरी में एक समाअत कर ली थी। लेकिन इनको चाहिए था ना कि आप मखसूस नशिस्तों के केस से पहले इसको डिसाइड करें। अब वहां पे पूरी 2/3 मेजॉरिटी देकर, पूरा माहौल बनाकर, अब जो है वो इसको खोला है, और इसको जब खोला है तो इससे पहले जो है 27वीं आ जानी है। देखिए अभी ये आईनी बेंच जो है उसने हुकूमत के गिर्द एक दीवार चीन खड़ी कर दी है, जी जिसको जो कोई भी हुकूमत को कोई टच नहीं कर सकता। जी, तो जब आईनी अदालत बन जाएगी तो फिर तो हुकूमत में मैं कहता हूँ ईवान सदर में कोई और आ जाए तो उसको भी कोई नहीं छेड़ सकेगा, कोई नहीं क्योंकि छेड़ेगा। सारे आईनी मामलात तो माशाल्लाह से आईनी अदालत में आने आईनी होंगे। अदालत में आने हैं। तो ये सूरत हाल है। ये तो नाजरीन, आपको मजीद भी हम अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।